Hello students, we were learning about the tissue chapter in which we have completed the first and second part in which plant tissue has been completed. Now let's start the third part of this chapter, that is animal tissue. अब हम इस चैप्टर में एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एनिमल टिश्यूज़, व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ अ चेस्ट। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे चेस्ट में मूवमेंट्स होते हैं, मतलब उसका साइज़ घटता और बढ़ता है, हमें पता है। हाउ डू दीज पार्ट्स मूव, कैसे मूव होते हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज सेल कॉल्ड मसल सेल, और इसके लिए हमारी बॉडी में मसल सेल होते हैं जो खुद मूव करती हैं, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब फूलना और रिलैक्स मतलब लूज हो जाना। ये क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से रिजल्ट्स दीज सेल्स रिजल्ट्स इन मूवमेंट, और इसी की वजह से मूवमेंट होता है। सब अब है ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, पता है ये बात। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? इट इज़ एब्जॉर्ब इन द लंग्स। ये जो ऑक्सीजन है ये हमारी नोज़ से सीधे लंग्स में जाती है, और एंड देन लंग्स में जब ब्लड आता है वो ब्लड इस ऑक्सीजन को लेके वापस हार्ट में आता है। हार्ट से ये ब्लड पंप होता है, पूरी बॉडी में जाता है टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन, अब सेल्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए? वैसे तो इसका डिटेल में हम 10th में पढ़ेंगे, लेकिन क्यों चाहिए होता है? जैसे सेल्स को क्या करना है, ऑक्सीजन हमें लंग्स से मिल गई, फूड हमने खाया था, जब ये फूड और ऑक्सीजन मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी मिलती है, और यही एनर्जी हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को करने के लिए चाहिए होती है। तो द फंक्शन, वाई वुड दीज सेल्स नीड ऑक्सीजन, क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया का हमने फंक्शन क्या पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, वो इससे इनको हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन से और फूड से। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज various substances from one part of the body to other. For example, it carries oxygen and food to all cells. It also collect waste. अब ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई करता है, और ये वेस्ट भी जहाँ जहाँ जाता रहता है वहाँ से वेस्ट को कलेक्ट करके लाता रहता है। और ये वेस्ट हमारा, ये ब्लड अब किडनी में जाता है, किडनी में फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर होने के बाद यूरिन का प्रोडक्शन हो जाता है जो कि हमारी बॉडी का वेस्ट है। अब वापस ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फिर से सर्कुलेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्लड ने पहले यूजफुल सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट किया ऑर्गन टू ऑर्गन, वहाँ से फिर वेस्ट उठाया, और फिर वेस्ट को एक किडनी में जाके वेस्ट को निकाल दिया, और अब फिर से उसी प्रोसेस में आ गया। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। और यहीं से ये जो वेस्ट होता है हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज़ फाउंड इन आवर बॉडी। अब ब्लड एंड मसल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? टिश्यूज़ का ही एग्जाम्पल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म we think of different types of animals tissues. On the basis of the function they perform, अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करते हैं। वी थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। अब हमें इन्हीं टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। तो हमारी बॉडी में कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़, जो कि आउटर कवरिंग में होते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, इसी की डिटेल में हम पढ़ेंगे। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ्स आते हैं। लिम्फ ही तो, ब्लड ही तो पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। तीसरा आता है मस्कुलर टिश्यू, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट हो पा रहा है। फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करता है? सिग्नल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाता है। जैसे अगर मैंने किसी गर्म चीज़ को छू लिया तो मैं सडनली अपना हाथ पीछे कर लूँगी,
क्यों किया मैंने अपना हाथ? बिकॉज ये सिग्नल मेरे माइंड तक गया था, माइंड से सिग्नल आया था कि अपने हाथ को पीछे कर लो, तो मैंने अपने हाथ को पीछे कर लिया। तो ये काम कौन करता है? नर्वस टिश्यू। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स फॉर्म मस्कुलर टिश्यूज़। तो मसल्स मस्कुलर टिश्यू को बनाते हैं, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू को। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होता है? द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। तो जो आउटर कवरिंग होती है, जैसे हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था कि हम जब प्लांट्स के आउटर लेयर पर एपिथेलियल टिश्यू एपिडर्मिस होती है, हमने पढ़ा था एपिडर्मिस क्या कर रही थी? प्लांट्स को प्रोटेक्शन कर रही थी। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। और इसी की वजह से, एपिथेलियल टिश्यू की वजह से बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग रहते हैं। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, हमारी जो स्किन है, माउथ की इंटरनल लाइनिंग, जो अंदर की, जो हमारे चिक्स के अपोजिट साइड में जो लेयर होती है माउथ के अंदर, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वियोली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स ऑल आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो कभी कभी एग्जाम्पल आ जाता है एपिथेलियल टिश्यूज़ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमें ये सब चीज़ें लिखनी होंगी। एपिथेलियल टिश्यूज सेल्स आर टाइटली पैक्ड। तो ये कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड होंगे, मतलब इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट, और ये टाइटली एक से एक जुड़े हुए रहते हैं, तो एक शीट मतलब एक बंडल बन जाता है। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन दैम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। जब इनमें स्पेस ही नहीं होता तो कोई बीच में मटेरियल जाने की बात ही नहीं है। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस द लीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियल। हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ अंदर जा रही है या कोई भी चीज़ बाहर आ रही है, इन सब चीज़ों के लिए एपिथेलियल की चाहे सिंगल सेल को क्रॉस करना पड़े, लेकिन इन्हें एपिथेलियल सेल को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा या आना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। इस जैसे हमारे घर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स क्या करते हैं कि क्या चीज़ सेल के अंदर जा रही है। गेट हमारे घर में जो लगा हुआ होता है वो देखता है, हर कोई जो भी आएगा उस गेट को क्रॉस करके ही आएगा। इसी तरह से एपिथेलियल सेल है, हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ एंटर करेगी या फिर हमारी बॉडी से कोई भी चीज़ बाहर जाएगी, एपिथेलियल सेल्स की वजह से ही, मतलब एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस करके ही जाएगी। Various epithelia play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment, and also between different parts of the body. Regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue. जितने भी देखो, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय द एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मटीरियल मेम्ब्रेन। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। डिफरेंट एपिथेलियल शो डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग अलग एपिथेलियल सेल्स टिश्यूज़ की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन, और उनकी स्ट्रक्चर से ही उनकी अलग अलग फंक्शंस को पता लगाते हैं। देखते हैं, पहला है, देखो पहला एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल, इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोली वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलिया, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। और इसको क्या कहते हैं? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है। उसके बाद आता है सेकेंड टाइप का एपिथेलियल टिश्यू, the simple flat kind of epithelium is known as simple squamous epithelium tissue. Simple squamous epithelial cells are extremely thin. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन। तो ये हमने देखा है डायग्राम में कितनी पतली है। एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, और ये एक पतली सी लाइनिंग बनाती हैं। द ऊसोफेगस जो हमारा फूड पाइप होता है, एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ, हमारे माउथ की जो लाइनिंग होती है, आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये किसकी बनी हुई होती है? फूड पाइप हमारा या ऊसोफेगस स्क्वैमस एपिथेलियम का।
द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथीलियम। तो स्किन भी किसकी बनी हुई है? स्क्वैमस एपिथीलियम की। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर। तो हमारी स्किन की जो आउटर लेयर होती है यही हमारी बॉडी में हमको प्रोटेक्ट करके रखती है। वियर और टीयर का मतलब है कि क्या चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जा रही है और क्या चीज़ हमारी बॉडी के बाहर आ रही है, ये उस सबको प्रोटेक्ट करती है। सिंस दे आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देखो, स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट। अब इसमें क्या होता है, कई सारी लेयर्स जब आ जाती हैं तो ये क्या कहलाता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जब सिंगल लेयर है एपिथेलियल टिश्यू की तो उसको बोला स्क्वैमस एपिथेलियम। जब उसमें कई सारी लेयर्स आ गई, 2 और 3 और मोर देन 2, तो उसको बोल दिया स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट है वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर एज द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। जैसे हमारी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, हम जो भी फूड खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में मिक्स होता है। तो इस एब्जॉर्प्शन मतलब इंटेस्टाइन से जब ये निकल रहा है तो ब्लड में जाते वक्त ये एब्जॉर्ब हो रहा है और हमारे ब्लड में जा रहा है, तब इंटेस्टाइन में कौन सी लेयर होती है? टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। टॉल होती है कॉलम की तरह, जैसे कॉलम होता है इस तरह से टॉल होती है। दिस कॉलमनर एपिथेलियम फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। और ये क्या करते हैं? यहाँ से फूड क्रॉस करके जाता है। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज सीलिया। तो कॉलमनर जहाँ पर फूड जा रहा है जिसको क्रॉस करके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में वो कहलाता है कॉलमनर एपिथेलियम। लेकिन जब कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर इस तरह की सीलिया प्रेजेंट हो जाए, सीलिया मतलब थ्रेड्स लाइक दिस, ये जो है तो ये कहलाता है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। जिसके ऊपर सीलिया आ जाता है उसको बोलते हैं सिलिएटेड। यहाँ लिखा भी होगा इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो has cilia which are hair-like projections on the outer surface of epithelial cells. These cilia can move and their movement pushes. अब ये cilia जो हैं ये move करते हैं। देखो ये जो सीलिया होते हैं ये मूव करते हैं, जिसके साथ साथ जो भी मटेरियल होता है इनके ऊपर वो भी मूव करता है। जब सीलिया ये वाले यहाँ पहुँच गए तो अब ये मटेरियल यहाँ आ गया, ये सीलिया यहाँ पहुँच गए तो ये मटेरियल यहाँ आ गया। ये सब मटेरियल हैं और ये सीलिया हैं जो मूव कर रहे हैं। सीलिया के मूवमेंट के साथ साथ ये भी हमारा मटेरियल भी मूव करता है। अब the cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium is thus called ciliated columnar epithelium tissue या फिर ciliated columnar epithelium। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है क्यूबॉइडल। जब कोई भी एपिथेलियल टिश्यू क्यूब शेप में है, जो हमें बराबर में डायग्राम में दिख रहा है, देखो ये जो आएगा ये स्ट्रेटिफाइड हो गया। अच्छा एक इसमें वो भी था। अच्छा ये वाला जो है ये कॉलमनस होता है। अगर आप इसे अपनी एनसीईआरटी में देखो तो यहाँ पे बहुत सारे सीलियाज दिखेंगे। ठीक है, अब एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम विच क्यूब शेप होता है, इसका नाम ही बता रहा है क्यूब शेप है तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है। With cube-shaped cells forms the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands, where it provides mechanical support. तो cuboidal epithelium tissue क्या कर रहा है? Mechanical support दे रहा है। Epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells। और जब gland cells हमारी बॉडी में gland cells होती हैं जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, तो विच कैन सिक्रीट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस। ये जो सिक्रीट करते हैं उस सब्सटेंस को हार्मोन कहते हैं। हार्मोन हमारी पूरी बॉडी में जाता है तो इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड। वो क्या है? बाहर की तरफ फोल्ड हो जाता है एंड इज़ अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड। और ये क्या बन जाता है? कई सेल्स ग्लैंड की फॉर्म ले लेता है और इसको कहते हैं ग्लैंडुलर
एपिथेलियल टिश्यू या ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये सब एपिथेलियल टिश्यू के एग्जाम्पल्स थे। ये टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू से हमने कौन कौन से पढ़े हैं? नंबर 1 स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, उसके बाद स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, 4th नंबर पे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद हमने क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और लास्ट नंबर पे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा। समझ में आ गया होगा आप सबको जहाँ तक है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल अपलोड अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू।